नमस्कार, मैं हूं राजेश श्रीवास्तव और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ज्योतिष चैनल जन्म कुंडली रहस्य पर। आज हम चर्चा करेंगे मेष राशि के बारे में। जैसा कि आप जानते ही हैं कि पिछले कुछ दिनों से हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं तमाम राशियों के बारे में। हमने एक सीरीज शुरू की है जिसमें सभी 12 राशियों के बारे में हम बताने जा रहे हैं कि ये वर्ष 2025 इन सब राशियों के लिए कैसा रहेगा। यूँ तो हर वर्ष ही इस तरह की चर्चाएं होती हैं। जब नया साल आने वाला होता है या नया साल लग चुका होता है तो तमाम राशियों के बारे में चर्चा की जाती हैं। लेकिन ये साल बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि 3 बहुत बड़े ग्रह हैं जो आपकी राशि को, आपके कुंडली को और आपके जीवन को सर्वाधिक प्रभावित करते हैं। वो तीनों बड़े ग्रह इस वर्ष अपनी राशि परिवर्तित करने जा रहे हैं। गोचर में उनका स्थान परिवर्तन होने जा रहा है। ये तीनों ग्रह हैं शनि, राहु और गुरु। जो गुरु हैं वो इस वक्त वृष राशि में है और वो मई में मिथुन में चले जाएंगे। गुरु या बृहस्पति किसी भी राशि में 1 वर्ष रहते हैं। अब 1 वर्ष का जो कार्यकाल है वो बड़ा लंबा समय होता है और 1 वर्ष रहकर वो आपकी राशि को प्रभावित करते हैं। जैसा कि मैंने किसी अन्य वीडियो में भी चर्चा की कि गुरु को बड़ा महत्वपूर्ण ग्रह माना गया है और हमारे ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति की दृष्टि को गंगा जल कहा गया है कि बृहस्पति जहाँ भी जिस भी राशि को देखते हैं उनकी 3 दृष्टियाँ मानी गई हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो जिन तीनों राशियों को वो देखते हैं उनके सारे भावों को बड़े अनुकूल कर देते हैं। और अगर वो राशियाँ उनकी अपनी राशियाँ हों, उच्च राशियाँ हों या परम मित्र की राशि हो तो फिर तो क्या कहने। वो प्रतिकूल को भी अनुकूल कर देते हैं और कुछ अनुकूल चल रहा है तो बेहद अनुकूल हो जाता है। तो ऐसे गुरुदेव इस बार राशि परिवर्तन कर रहे हैं। दूसरा, शनि किसी भी राशि में 2.5 वर्ष रहते हैं और 2.5 वर्ष का जो समय है बहुत लंबा समय होता है। इसीलिए शनि का जो पूरा एक चक्र होता है राशि में वो 30 वर्ष का होता है कि अगर आज वो आपकी राशि पर हैं तो 30 वर्ष बाद पुनः घूमकर आपकी राशि पर आएंगे या 30 वर्ष पहले आपकी राशि पर रहे होंगे। तो 30 वर्षों में वो आते हैं और 2.5 वर्ष तक आपकी राशि पर रहते हैं और आपकी राशि पर आने से पहले ही उनका प्रभाव शुरू हो जाता है तो 7.5 आरंभ हो जाती है। आपकी जो भी राशि है जब उससे पिछली वाली राशि में शनि होते हैं तो आप पर 7.5 शुरू हो जाती है। फिर आपकी राशि में जब आते हैं तब 7.5 रहती है और जब आपकी राशि से अगली राशि पर जाते हैं तब भी उसका असर रहता है। तो 7.5 वर्ष वो 7.5 का निर्माण करते हैं। और चूंकि शनि जो इस वक्त कुंभ में है वो 19 मार्च को मीन में आने जा रहे हैं और जैसे ही वो मीन में आएंगे तो मकर राशि पर जो इस वक्त 7.5 चल रही है वो समाप्त हो जाएगी और आपकी राशि मेष पर 7.5 आरंभ हो जाएगी और ये चढ़ती हुई 7.5 होगी। इसके अलावा राहु इस वक्त मीन राशि में विचरण कर रहा है और केतु उसके साथ साथ घूमता है, वो कन्या राशि में है। ये दोनों ग्रह सीधे नहीं चलते, उल्टे चलते हैं। हमारी छाया, चूंकि छाया ग्रह हैं, छाया उल्टी दिशा में पड़ती है तो उसी हिसाब से ये उल्टी तरफ चलते हैं। तो ये जो राहु हैं ये भी 18 मई को अपनी राशि परिवर्तित करेंगे और ये मीन से कुंभ में चले जाएंगे और केतु कन्या से सिंह राशि में आ जाएंगे। तो ये 1.5 वर्ष आपकी राशि में रहते हैं। अब चूंकि केतु का काम और राहु का काम क्या है, अस्थिरता देना, व्यग्रता देना, बेचैनी देना, परिवर्तन देना, ये सारे कार्य करता है। तो ये भी आपको बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। ये तीनों के तीनों ग्रह परिवर्तित होने जा रहे हैं। इसकी वजह से तमाम राशियों में बड़ी अलग किस्म की चीज़ें इस वर्ष देखने को मिलेंगी। आपकी राशि भी उनमें से एक है। मेष राशि जो अभी तक 7.5 से मुक्त थी, 29 मार्च के बाद से आपकी राशि पर शनि की 7.5 आरंभ होने जा रही है। ये चढ़ती हुई 7.5 है। इस दौरान ध्यान रखिएगा कि जब चढ़ती राशि होती है उसका असर मस्तक या ऊपरी हिस्से पे ज़्यादा माना जाता है। ऐसी स्थिति में आप मानसिक रूप से थोड़ा सा परेशान रह सकते हैं। चूँकि लग्न में आएगा तो उसका सीधा प्रभाव सप्तम भाव में पड़ता है तो आपके वैवाहिक संबंधों में भी उसका असर आता है। रिश्ते थोड़े तनावपूर्ण हो सकते हैं, थोड़ी सी कड़वाहट हो सकती है। इसके अलावा कार्यों में बाधाएं आनी शुरू हो जाती हैं और कुछ और स्थितियां भी आपके प्रतिकूल हो सकती हैं। अगर आपकी मूल कुंडली में शनि अच्छी स्थिति में नहीं है तो ये स्थितियां और भी खराब हो सकती हैं। लेकिन अगर मूल कुंडली में शनि बेहतर है तो शनि की 7.5 केवल नुकसान नहीं करती, आपको बहुत सारे फायदे भी दे सकती है। अगर मैं इस साल की बात करूं कि जब आपके ऊपर शनि की 7.5 आरंभ होगी तो क्या क्या आपके कमाई के साधन हो सकते हैं, तो फिलहाल की मैं बात करूं तो इस वक्त जो शुरुआती कुछ महीने हैं उसमें शनि और शुक्र की स्थिति आपके लिए बेहद अनुकूल बनी हुई है। आपके 11वें भाव में जो कि लाभ का भाव है, शनि और शुक्र दोनों विराजमान है।
कुंभ जो राशि जो है शनि की मूल त्रिकोण राशि और बड़ी परम प्रिय राशि मानी जाती है। शनि उसमें विराजमान है, आपको पूरे कमाई के और लाभ के साधन दे रहे हैं। उनके साथ उनके परम मित्र शुक्र बैठे हैं, शुक्र भी परम मित्र की राशि में और परम मित्र के साथ बैठे हैं, 11वें स्थान पर बैठे हैं और दूसरे भाव के स्वामी हैं जो कि धन भाव है, पारिवारिक आय का भाव है, वो जाके 11वें स्थान पर बैठा है। तो पिछले कुछ समय से आपके इनकम के, आपकी आय के जो रास्ते हैं वो बहुत बढ़िया बने हुए हैं, आय के स्रोत बहुत बढ़िया बने हुए हैं। कई स्रोतों से आपको लगातार आय प्राप्त हो रही है, निरंतर आय प्राप्त हो रही है और ये शुक्र की स्थिति अभी बदलेगी, लेकिन शनि अभी वहीं मौजूद है और शुक्र इसी महीने यानी जनवरी की 28 तारीख से मीन में चले जाएंगे, तो उच्च के हो जाएंगे। हालांकि यहाँ से निकल जाएंगे तो उसके बाद आपकी आय की स्थिति में थोड़ा अंतर आएगा, लेकिन फिलहाल आपकी आय की स्थिति बहुत मजबूत बनी हुई है। बाद में आपके खर्चे बढ़ने की संभावना है, आय वर्ष के अंत में थोड़ी कम हो जाएगी। दूसरी तरफ अगर मैं कहूँ तो कि राहु और केतु का जो राशि परिवर्तन होगा ये भी आपके लिए थोड़ी सी विपरीत स्थितियाँ लेकर आ सकता है, क्योंकि थोड़े समय बाद, जैसा कि मैंने कहा, राहु अभी मीन में है और 18 मई से ये राशि बदलेंगे और कुंभ में आ जाएंगे। तो जो आपका राशि वाला आय वाला स्थान है, लाभ दे रहा है आपको, वहाँ पर राहु विराजमान हो जाएंगे और संतान पक्ष वाले भाव में केतु विराजमान हो जाएंगे। अब आपकी आय की स्थिति में उतार चढ़ाव और परिवर्तन आरंभ हो जाएगा। तो जो अभी आपको बहुत अच्छे प्रकार से निरंतर आय प्राप्त हो रही है, उन साधनों में थोड़ा सा उतार चढ़ाव मई के बाद से आरंभ हो जाएगा। आप अगर ज़मीन या वाहन की कोई खरीदारी करने जा रहे हैं तो उसे इस साल जून तक टालने का प्रयास कीजिए, क्योंकि स्थितियाँ अभी आपके अनुकूल नहीं हैं। कोई बार नया वाहन खरीदेंगे, कोई ज़मीन खरीदना चाहते हैं, इस तरह का कोई काम कर, कोई भौतिक सुख सुविधा का कोई बड़ा साधन खरीदना जा रहे हैं, तो जो मंगल की स्थिति है वो अभी अच्छी नहीं है और आपको नुकसान पहुंचा सकती है। तो ये कार्य अभी मई तक तो बिल्कुल ना करें, जून के बाद ये काम करने की कोशिश करें। इस दौरान अपनी माँ की सेहत का भी ख्याल रखें, वाहन भी थोड़ा सावधानी से चलाएं। इसके बाद की स्थितियाँ आपकी बेहतर हो जाएंगी और ये सब काम आप करने लग पाएंगे, कर पाएंगे और बहुत सारी नई स्थितियाँ, ग्रह स्थितियाँ आपके लिए कुछ और खुशियाँ ला सकती हैं और जो बिगड़ती हुई चीज़ें थीं वो फिर धीरे धीरे बनने लग जाएंगी। रही बात आपके वैवाहिक जीवन की, 28 जनवरी से मई तक शुक्र जो है वो मीन राशि में जाएंगे। आपकी कुंडली में जो शुक्र है वो आपके सप्तम भाव के स्वामी भी हैं, यानी आपके जीवन साथी के स्वामी, और वो उच्चता की स्थिति में आ जाएंगे। तो ये स्थिति बहुत अच्छी स्थिति है, आपके जीवन साथी को बहुत लाभ प्राप्त होने जा रहा है, अच्छे समाचार मिल सकते हैं, संतान पक्ष के लिए भी बहुत अच्छे हैं और शुक्र की जो स्थिति है, उच्चता की स्थिति है, वो उनको विदेशों से कहीं आय प्राप्त हो सकती है, कहीं सुदूर स्थान से उनको आय प्राप्त हो सकती है और आपको सुदूर स्थानों पर जाने का अवसर भी मिल सकता है। अगर मैं रोगों की बात करूं इस वर्ष में, तो इस साल के पहले 6 महीने आपके स्वास्थ्य के लिहाज से उतने बेहतर नहीं हैं और इस वक्त तो खास तौर पे चूँकि आपके लग्न का जो स्वामी है वो नीच की स्थिति में चल रहे हैं, तो इस वक्त आप काफ़ी निराशा, मानसिक तनाव इत्यादि महसूस कर सकते हैं। हालांकि आपकी आय के साधन बहुत सारे अच्छे बने हुए हैं, उसके बावजूद आपके मन में निराशा हो सकती है, चिड़चिड़ापन हो सकता है और कभी कभी खुद को नुकसान पहुंचाने, खुद का अहित करने के भाव भी आ सकते हैं। आपको रक्तचाप और डायबिटीज़ जैसी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है और अगर आप उनके पहले से मरीज हैं तो उनमें थोड़ा सा उभार भी आ सकता है, लेकिन ये स्थिति बहुत लंबे समय तक रहने वाली नहीं है और जैसे ही मंगल अपनी अगली राशि में जाएंगे जून के बाद, ये स्थितियों बदलेंगी और फिर से आपका एक उत्साह का संचार आपके मन में होगा, फिर से एक नई ऊर्जा आपके पास लौटेगी और आप बहुत कुछ अच्छा कर पाएंगे। कुल मिलाकर ये स्वास्थ्य के लिहाज से ये वर्ष आपके लिए मिला जुला रहने की संभावना है। कोई बहुत ज़्यादा बड़े रोगों की या एकदम स्वस्थ रहने जैसी स्थिति दोनों नहीं है, थोड़े थोड़े छोटे मोटे रोग चलते रहेंगे। आपकी राशि के स्वामी मंगल हैं और हनुमान जी आपके इष्ट हैं, इसलिए हनुमान जी महाराज का विशेष रूप से ध्यान कीजिए। ओम हम हनुमते नमः, ये जो मंत्र है, ये मंत्र आपके लिए बेहद लाभकारी सिद्ध हो सकता है। हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें, हनुमानाष्टक जो है
उसका अष्टक का पाठ करें और संकट मोचन का पाठ करें और ओम हम हनुमते नमः इसकी मालाएं मंगल और शनिवार को तो निश्चित रूप से करें। अगर पूरे सप्ताह ये कर सकते हैं तो और भी अच्छे फल आपको मिल सकते हैं। और मंगलवार का व्रत तो अवश्य ही रखें। हम आपसे बार बार कहते रहे हैं कि ईश्वर कृपा से बड़ा कुछ भी नहीं है, परमात्मा की कृपा से बड़ा कुछ नहीं है। जब उनकी कृपा होती है तो कई बार खराब स्थितियाँ अच्छी स्थितियों में बदल जाती हैं और कृपा ना होने पर अच्छी स्थितियाँ भी खराब स्थितियों पे चली जाती हैं। तुलसीदास का एक दोहा है कि तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। तो अगर आप राम के भरोसे रहते हैं तो निर्भय होकर सो सकते हैं, क्योंकि अनहोनी आपके साथ होगी नहीं और होनी तो होकर रहती है। ज्योतिष इसी होनी को पकड़ने का एक प्रयास है जो हम विभिन्न ग्रहों और उनकी चालों के माध्यम से करते हैं। तो कुल मिला के ये मिला जुला साल है आपके लिए। नई 7.5 आपके ऊपर आरंभ हो रही है और जब 7.5 आरंभ होती है तो थोड़ी सी समस्याएं ज़रूर लेकर आती है, लेकिन मूल कुंडली में अगर आपका शनि अच्छा है तो मैं फिर आपसे बता दूं कि शनि को लोग हमेशा जो बुरा कहते हैं, शनि बुरा नहीं होता। शनि दंडाधिकारी है, शनि न्यायप्रिय है, शनि न्याय के देवता हैं। अगर आपकी कुंडली में शनि अच्छे हैं, पूर्व जन्म से आपको अच्छा राशि में बैठे मिले, तुला में है, उच्च की राशि में है, या मकर में अपनी राशि में है, या कुंभ में अपनी मूल त्रिकोण राशि में आपकी मूल कुंडली में बैठे हैं, तो शनि आपको बहुत अच्छे अच्छे फल भी देते हैं। तमाम बड़े बड़े पदों पर, प्रधानमंत्रियों के पदों पर, राजाओं के पदों पर जो बैठे लोग हैं वो शनि की दशा में और 7.5 की दशा में ही बने हैं। इसलिए शनि से घबराने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, आपकी कुंडली में शनि थोड़ा दोषपूर्ण है तो अवश्य पाठ कीजिए, उनका भी पूजन करिए। और चूँकि शनिदेव हनुमान जी महाराज के भक्त हैं, हनुमान जी की जो भी उपासना करते हैं उनसे शनिदेव बहुत प्रसन्न रहते हैं। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि भगवान हनुमान का अवश्य जप करें और ओम हम हनुमते नमः मंत्र का निरंतर जाप करते रहें। और एक बात जो मैं सबसे कहता हूँ, आपसे भी कह रहा हूँ कि अपने से निर्बल का, अपने से अशक्त लोगों का, कुछ रोगियों का, विधवाओं का, जो त्यागी गई परित्यक्त विधवा महिलाएं हैं, बुजुर्ग परित्यक्त महिलाएं हैं उनका, बुजुर्ग आश्रम में जो पड़े हैं उन लोगों का, या फिर किसी गौ सेवा संस्थान में जाकर तन मन धन से जितनी भी आप सेवा कर सकते हैं वो सेवा करिए। लाल कपड़ों का, लाल दाल का, लाल मसूर की दाल का, गुड़ जैसी चीज़ों का दान कीजिए तो आपको इसका बहुत अच्छा फल मिलेगा। जो व्यक्ति दूसरों की मदद करते हैं निश्चित रूप से ईश्वर उनकी भी मदद करते हैं। तो अगर आपको जितनी भी सामर्थ्य ईश्वर ने दी है उस सामर्थ्य के अनुसार अपने दूसरे निशक्त लोगों का भला करें, उनकी सहायता करें, तो ईश्वरीय सहायता आपके ऊपर भी बरसेगी। वंचितों की मदद करें और ईश्वरीय कृपा स्वतः आपके द्वार पर रहती है। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले किसी अंक में फिर एक और राशि के साथ मिलेंगे। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए और हमारे चैनल्स को देखते रहिए। मेरे पुराने बहुत सारे और भी वीडियोस मेरे चैनल पर मौजूद हैं, उनको भी देखिए और अपने साथियों को लगातार शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।